राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है कि होली कैसी गई, है ना? सबकी बहुत पसंद गई होगी होली। चलिए, होली के रंगों से अगर उतर गए हैं तो यूपीएससी के रंग दोबारा से भूल जाते हैं और इंडियन पॉलिटी की क्लास में फटाफट से आ जाते हैं। चलिए, आज हमें पढ़ना है एक्चुअली में 40th चैप्टर, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, 40वां अध्याय, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक्चुअली में आप सभी ने सुना होगा, वैसे तो है ना, सबको पता है कि इंडिया क्या है, जो भारत है राज्यों का संघ है ना, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये वाली बात आपने जब भी आपने संविधान का कहीं जिक्र सुना है या संविधान के विषय में पढ़ने की कोशिश करी है या मैक्सिमम टाइम अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये वाली बात सुनी होगी कि इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियंस। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा परीक्षा में बताते हैं। फिलहाल जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं, 14th चैप्टर आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। देखिए, हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट वैसे क्या होता है, 3 तरह के राज्य होते हैं। समझ लो, ये जो भारत का क्षेत्र है या कहीं का भी क्षेत्र है, हम अपने बेसिकली भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह के क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि एक तो राज्य हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा कभी भी अर्जित किया जा सकता है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकार कभी भी अपने में मिला सकती है, वो भारत देश का कहलाने लग जाएगा। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, बट बेसिकली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास या तो राज्य है या तो केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा अभी हमारे पास कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसको हम इस थर्ड वाली कैटेगरी में रखें कि जिसे भारत जब चाहे अर्जित कर सकता है ना। बेसिकली इसकी बात जो हुई है वो अनुच्छेद 1 में की गई थी। लिख लेते हैं, लिखते रहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में इस बारे में बात की गई थी। और क्या क्या कि कैसे क्षेत्र होंगे, एक तो राज्य होगा, एक तो केंद्र शासित प्रदेश होगा, और एक कैसे होंगे जिसे सरकार जब चाहे अर्जित कर सकती है ना, अपने में मिला सकती है। तो पहला कैसा होगा, एक तो राज्य, इसकी इंक में फिल कर दी, फिर क्या होगा इसको, ठीक है। दूसरा क्या, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य है पहला, दूसरा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तीसरा कौन से हैं, ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकार कभी भी अर्जित कर सकती है। ठीक है, भारत में अभी ऐसे कोई भी राज्य नहीं है जो इस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, हमारे पास क्या है, 27 राज्य हैं अगर आपको पता हो तो, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर आपको ये भी पता हो तो, है ना। 28 राज्य 8 वो उसमें मत पड़ेगा ना, 27 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है, भारत देश में। भारत देश में 2 ही प्रकार की चीजें चल रही हैं, यानी कि एक तो क्या आपके राज्य है सीधे सीधे, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका कोई लेना देना नहीं है भारत देश में अभी फिलहाल। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होंगे या फिर राज्य होंगे, जो भी चीजें बताई गई हैं भारत देश में। बेसिकली आपके राज्य भी आपने सुना 27 राज्य हैं और 27 केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्योंकि चैप्टर है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, तो हम केंद्र शासित प्रदेश की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है, इनका सीधा नियंत्रण होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, सरकार का सीधा नियंत्रण होता है या नहीं होता है ना।
गवर्नमेंट जो है उस समय यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान लो, तो उनका सीधे नियंत्रण अभी जो आपके मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, राज्यों के लिए होते हैं। तो यानी कि राज्यों में पहले मुख्यमंत्री जी है ना, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी हैं। पर सेंट्रल जितने भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया आपका सेंट्रल है, वहां पे क्या है, केजरीवाल जी सुनते हो आप सभी लोग, सबको पता है कि केजरीवाल जी हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री, पर सेंट्रल की सरकार है वहां पे, ठीक है। केजरीवाल मुख्यमंत्री है पर सरकार कैसी है वहां पे, सेंट्रल की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी यही होता है कि राज्यों में सीधा नियंत्रण, सीधा नियंत्रण किसका, सरकार का, ठीक है। जबकि जो राज्य सॉरी गलत लिख दिया, केंद्र शासित प्रदेशों में ये होता है सीधा नियंत्रण, ठीक है। राज्यों में अप्रत्यक्ष नियंत्रण बोल सकते हो, है ना। किसका भाई, सरकार का, है ना। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसमें। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, सीधा नियंत्रण किसका है, सरकार का है। राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी चीजें होती हैं। तो सीधा नियंत्रण आप नहीं बोल पाते हो, या होता ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का रोल आ जाता है, तो सरकार का सीधे सीधे नियंत्रण नहीं होता है। पर केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा याद रखना सीधा नियंत्रण होता है सरकार का, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे हुआ, ठीक है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली में ये सब चीजें कब स्टार्ट हो गई, ब्रिटिश काल के समय से ही स्टार्ट हो गई, यानी कि 1874 की बात है, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जिलों में डिवाइड कर दिया। कुछ क्षेत्र ऐसे बना दिए जिन्हें अनुसूचित जिलों के नाम से जाने लगा, ठीक है। वो अनुसूचित जिले जो थे कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय से उनको कुछ और नाम से जाना गया, आयुक्त नाम से जाना गया, संघीय आयुक्त नाम से जाना गया। जो अनुसूचित जिले थे जो ब्रिटिशर्स के समय के बने थे 1874 की बात है, उन्हीं को बाद में आयुक्त नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। उसके तहत क्या हुआ कि जो अनुसूचित जिले थे या जिसे संघीय आयुक्त कहा जाने लग गया था, उनको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। बेसिकली उनको पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उस समय ये 7वां संविधान संशोधन के बाद उस समय क्या था कि बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी जितने हैं, जैसे कि अभी 7 हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, उस समय और भी कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। पर क्या हुआ, जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, तो उस अधिनियम के तहत क्या हुआ, कुछ राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश है हमारा, है ना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये क्या है, पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ये। तो इसी तरह क्या हुआ, कुछ राज्यों को पूर्ण राज्य तो बना दिया गया, लेकिन कुछ राज्य तब भी रह गए, जिन्हें आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से ही जानते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे गोवा हो गया, इन सारों को क्या किया गया, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो हम ये अपनी बात है 1874 से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 1874 में ब्रिटिश के साथ, है ना, मैं ब्रिटिशर्स में ऐसा लिख सकते हैं, मैं ब्रिटिशर्स ब्रिटिश काल के समय कुछ राज्यों को अनुसूचित जिलों के रूप में घोषणा की गई या माना गया, अनुसूचित जिलों के रूप में बांटा गया, ऐसा बोल सकते हैं, बांटा गया, ठीक है। गरीब बहुत बड़ी लगी इसमें। 1874 की बात है, जब क्या ये ब्रिटिशर्स के समय की ही बात है, जब कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए और उनको उन जिलों में बांटा गया, ठीक है। बाद में उन्हें कई नामों से जाना गया, जैसे मुख्य आयुक्त के नाम से या किसी और नाम से बोल सकते हो, उन नामों से भी जाना गया, ठीक है। लिख लेते हैं ये।
एक स्टेप ये हो गया आपका। बाद में मुख्य आयुक्त के नाम से भी जाना गया, आयुक्त के नाम से भी जाना गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, थर्ड क्या, बाद में केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिल गया है। उसके इसके बाद क्या हुआ, मुख्य आयुक्त के बाद में इसे केंद्र शासित राज्यों या प्रदेशों की श्रेणी में रख दिया गया है। बाद में क्या होगा, पूर्ण राज्य आएगा, लेकिन अभी नहीं आया। अभी एक जो स्टेप चलेगा वो क्या होगा कि केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के रूप में जाना गया, के रूप में रखा गया है, मान लो। ठीक है, अब होगा एक, अब आएगा छोटा सा परिवर्तन, जिसे आप बड़ा सा भी मान सकते हो, 1956। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत क्या होगा, कुछ केंद्र शासित राज्यों को, कुछ केंद्र शासित राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। एक मिनट क्लास ब्रेक करनी पड़ेगी, 2 मिनट के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में जो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है वो किन कारणों से होता है ना। जैसे केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो एक्चुअली में क्या रीजन रहा होगा कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, वो भी एक नॉर्मल राज्य की तरह क्यों नहीं। जैसे हमारे पास अभी 28 राज्य हैं और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्यों वो 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं और क्यों वो 8 राज्य हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे पास, 8, राज्य कितने हमारे पास, 28। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ऊपर अभी 27 और 7 लिखवा दिए। करेक्ट कर लीजिएगा उसको, दिमाग कहाँ है, बुद्धि काम नहीं कर रही है मेरी भी, वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा जरा। अगर मैंने 27 और 7 लिखाया है ऐसा मुझे लग रहा है, एक बार वीडियो को पीछे जाके देखिएगा। अगर 27 और 7 लिखाया है वहां पे तो सिर्फ 28 और 8 कर लीजिएगा। ठीक है, 8 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का गठन क्यों होता है। ठीक है, कारण क्या है केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने का कारण। गठन का कारण, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन का कारण क्या क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, कुछ वहां के सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, है ना, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं भाई, है ना, या प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, है ना, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, और कौन सा कारण हो सकता है, सोचिए जरा बताइए। और ये भी बताते हैं कि किन किन राज्यों में ऐसे इन चीजों को आधार मानकर, किन चीजों को ये इनको बेस मानकर उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक, तो दिल्ली और चंडीगढ़ को अगर आप जानते होंगे तो राजनीतिक और प्रशासनिक में दिल्ली और चंडीगढ़ फटाफट से आ जाएंगे, ये दोनों ही वेरी करते हैं यहाँ पे, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या किया गया था, क्यों केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है, यहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक आधार पर किया गया था। यहाँ पे ऐसे सांस्कृतिक डिमांड, संस्कृति की कोई डिमांड नहीं थी लोगों की, इनको अपना कल्चर, सभ्यता और ये सब चीजों का आधार बनाया गया और इस वजह से इनको बनाया गया। दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे राज्य जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश वहां राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों को देखकर बनाया गया था।
अच्छा, अगर बात दादरा या फिर दादरा या नागर हवेली या पांडिचेरी की करते हैं तो वहां पे सांस्कृतिक कारण जो रहे हैं उनकी वजह से ये हुआ है, इसमें मान सकते हैं है ना। दादरा है ना, नागर हवेली क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे नाम है है ना, इनका बोल सकते हैं पुदुचेरी है ना, पांडिचेरी, पांडिचेरी पुदुचेरी, ठीक है। तो ये इनका आधार क्या है, इनका आधार रहा है आपका सांस्कृतिक कारण है, नागर हवेली पुदुचेरी दादर इन सबको बोल दो। लेकिन अगर जैसे कि सामरिक महत्व यानी कि सामाजिक महत्व अगर बोला जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके भाई अपने सामरिक महत्व है ना, अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ऊपर मैंने 27 और 7 अगर बताया तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, श्योर हूं, थोड़ा सा दिमाग ऐसा सोच में आ रहा है कि 27 और 7 बताया, बस देख लीजिएगा एक बार है ना, वीडियो को पीछे जाके, ठीक है। और कौन बचा, अच्छा एक और कारण बचा पिछड़े एवं अनुसूचित, चलिए पिछड़े एवं अनुसूचित जो लोग अगर लग रहा है तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछड़े लोग बहुत ज्यादा है या अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत ज्यादा है, तो ओब्वियसली कि उनकी कुछ फेवर में बातें करने के लिए या उनका उद्धार करने के लिए एक तरह से कहा जाए, उनका भला करने के लिए ना उन लोगों के लिए विशेष विशेष ध्यान दिया जाता है ना। कई बार क्या होता है अनुसूचित जाति और जनजाति का उद्धार ही हो एक तरह से, क्योंकि बहुत बहुत तंग समय में थे वो शायद, हमने तो ऐसा पर्सनली नहीं देखा किसी के साथ, लेकिन जो देखा गया है, जो सुना गया है, एक्चुअली देखा नहीं गया, जो सुना गया, जो पढ़ा गया है कि बहुत बुरे बुरे बर्ताव होते थे अनुसूचित जाति जनजाति, जिन्हें एससी एसटी बोलते हैं या अलग अलग शब्दों से वो पहले गलत शब्द बोले जाते थे है ना बेसिकली। तो उनके साथ बहुत ही जालिम वाला बर्ताव, बदतमीजी वाला घटिया तरह का बर्ताव होता, तो जाहिर सी बात है कि उनका उद्धार ही हो गया कि अब वो सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। मेरे हिसाब से वो सामान्य है, बाकी पता नहीं, हो सकता है कि अभी भी ऐसे हालात या बर्ताव किए जाते हों, तो नहीं होने चाहिए ऐसे बर्ताव है। तो अगर कहीं पे बेसिकली अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति या फिर जनजाति को ना या पिछड़े वर्ग को, ये रेड में काम नहीं करना है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग, ठीक है के क्या रखना चाहिए, को विशेष महत्व देने के लिए, को विशेष महत्व देने के लिए, भी क्या होते हैं, कुछ प्रदेशों को कई शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, और बनाया गया है, तो बनाया कौन से प्रदेश को गया है ऐसा विशेष महत्व के लिए, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब क्या है ना, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम है, ये सब क्या है, इनको क्या देखते, इनको क्या, या तो उनकी जनसंख्या बहुत क्या शब्द यूज करना चाहिए, ज्यादा ना ये मान लो कि वहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं, यानी कि वहाँ पे ज्यादा तरक्की नहीं हो पाई है, प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, ज्यादा वो डेवलप नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो पाया है, विकासशील भी नहीं है, विकसित भी नहीं है, यानी कि काफी पिछड़े हुए हैं वहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति लोग जहाँ ज्यादा उनको पिछाड़ा गया है ना। तो उस वे में इसको समझा गया और इसको उस आधार पर ये वाला आधार बनाकर जो त्रिपुरा हो गया या मिजोरम हो गया या फिर आपका मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है ना, इन सबको क्या किया गया, पूर्ण, बाद में पहले तो ये शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में क्या किया, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, बाद में क्या बोले, बाद में तो खैर ये लोग आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है ना, तो कुछ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि शासित प्रदेश तो थे, लेकिन बाद में पहले बता चुके हैं कि शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, बाद में पूर्ण राज्य का, सारे मानकर तो खत्म हो रहा है जी, दर्जा मिल गया, ठीक है। Is it visible, guys? Let me check. थोड़ा सा
राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एज यूजुअल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत 40th चैप्टर, 40वां अध्याय, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। राइट, चलिए स्लो मोशन में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आज। कई लोगों ने बोला बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो आई थिंक टीचर शुड बी एनर्जेटिक पर्सन, बट स्टिल आई विल ट्राई to give my best. Like if you are comfortable in slow, then I will slow. If you are comfortable in fast speed, then average रखने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट टॉपिक। एक्चुअली में हमने आज जो पढ़ना था केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सामान्य सा चैप्टर है बेसिकली, कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास, हमारे देश में, हमारे भारत देश की बात की जाए। कल हाँ एक और करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, मैंने शायद जब लिखवाया था तो 27 और 7 लिखवा देता। आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, एक्चुअली आई वाज लिटिल बिट स्ट्रेस, लिटिल बिट नहीं ज्यादा थी, थोड़ा दिमाग कई बार होता है ना, माइंड आप कहीं कुछ कर रहे होते हो, दिमाग कई बार होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना। कई बार आपने देखा मटर छील होते, छिलका कहीं डाल देते हैं, मटर कहीं डाल देते हैं, तो उस टाइप की हरकतें कई बार हो जाती है ना, ह्यूमन है, हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेस चीजें गलत हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना करते हैं आपसे। उसको 28 और 8 जरूर कर लिएगा। मैंने उसी टाइम करेक्ट कर दिया था, मुझे रियलाइज हो गया था तुरंत हैंड में, बट स्टिल मैं वीडियो को इतना एडिट नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता है ना, एज यूजुअल कि मुझे जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाना भी है, घर में भी है ना, तो उस हिसाब से इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँ। इट्स वेरी सिंपल वीडियोस, आपको डायरेक्ट बना के और डायरेक्ट ही आपके पास पहुँच जाती है वो वीडियोस, बिल्कुल भी एडिट नहीं होती है वो, किसी भी प्रकार की एडिट ना वॉइस की, साउंड की, ना क्वालिटी की, ना किसी भी चीज़ की, ठीक है, प्योर ओरिजिनल वीडियोस होती है। तो मैं इसलिए मुंह से बोल के आपको करेक्ट कर रही हूँ कि 28 मैंने हैंड टू हैंड ही कर दिया था। आई थिंक मुझे तुरंत 2-3 मिनट में ही रियलाइज हो गया था कि मैंने गलत लिख दिया, शायद 27 लिख दिया, ठीक है। चलिए मैंने वीडियो को दोबारा से देखी भी नहीं कि मैंने 27 लिखा है, बट मेरे पास थोड़ा लगा मैंने 27 लिखा था, तो मैं भी क्लियर कर रहा हूँ 28 और 8 में, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमने अभी तक ये पढ़ा बेसिकली कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, नॉर्मल राज्य क्यों नहीं है ना, या कि तो आज हमें पढ़ना है बेसिकली कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहाँ बात की गई है, या अनुच्छेद देखिए ऑब्वियस है कि ये हमारे संविधान में है। अगर संविधान में है तो हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस भाग में है ना, केंद्र शासित प्रदेश की बातें किस भाग में की गई है, किन अनुच्छेदों के तहत की गई है। तो अगर मैं बता दूं तो भाग 8 में की गई है ना। पूछा जा सकता है कि 239 से लेकर 241 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उन समय केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में ही बातें हैं, या केंद्र शासित प्रदेशों का चलेंगे कैसे, कैसे उनकी सरकार की व्यवस्था होगी, कैसे उनका कार्य प्रणाली चलेगी, ये सारी चीजें जो है वो उन अनुच्छेदों में बताई गई होती है। हर फील्ड की बताई गई होती है संविधान में, कुछ अनुच्छेदों के तहत है ना, किसी ना किसी भाग में, जैसे आपको पता है पर्टिकुलर हमारे संविधान में इतने भाग हैं, इतने अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। तो अभी हम लिखते हैं, अरे डालते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है, केंद्र शासित प्रदेशों का, कल वो जो 27 और 7 लिखा है बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक है, बट वो ये एडिट करने का हिसाब किताब नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए मिस्टेक तो बहुत सिली है, मजाक कर सकते हैं लोग, है ना, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना। अगर ह्यूमन बीइंग आपको भी पता होगा, कभी कभी दिमाग का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता एक्चुअली में, जो आप कर रहे होते हैं आपका दिमाग कहीं और नहीं होता, ठीक है। चलिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है, हमें इसमें पढ़ा, जैसे कि इसकी बात की जाए तो हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात कहाँ की गई है, किस भाग में की गई है संविधान में, भाग रोमन में, इसको मैंने लिख दिया, इसको क्या पढ़ोगे, 8 ही पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे नहीं ना। भाग 8 में किसकी बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अच्छा अब भाग जाने में आपको अनुच्छेद जाने में चयन आएगा और आना भी चाहिए है। तो अनुच्छेद कौन से हैं हमारे, किन अनुच्छेदों में बात की है, 239 से लेके 241 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित उपबंध है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित उपबंध है, ठीक है, इज इट ओके। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों वही बातें कि इनके पास क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य होंगे, है ना,
कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे कि आपको पता है अभी राइट नाउ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, और पहले 9 थे। फिर जैसे जम्मू कश्मीर है ना, वो चेंज हो गया अभी आ रहा, तो अभी जैसे बहुत सारे हैं भी, है ना, और कई क्या हो गया कई केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया है ना। पहले तो कई सारे केंद्र शासित प्रदेश थे उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तो कम हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सारी जो बातें या जो इनके बारे में उपबंध किए गए हैं कि ये चीजें इसके तहत की जाएंगी, ये कार्य इसके तहत किए जाएंगे, तो देखिए एक गाइडलाइंस तो होती है ना, जब सरकार के पास कोई बात आ रही है, देखिए हर छोटे से काम की कोई ना कोई गाइडलाइन होती है। हमें पता होता है कि सपोज हमें खाना बनाना है तो हमें कुछ गाइडलाइंस मिली हुई थी कि नमक इतना होना चाहिए, है ना, मिर्ची इतनी होनी चाहिए, तेल इतना होना चाहिए, पानी दाल में इतना होना चाहिए। ये गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है ना, कि भाई ये इस हिसाब से बनना चाहिए। अगर हमारे घर में शुगर है तो हमें ध्यान रखेंगे चीनी इसमें ऐसी होनी चाहिए, इस हिसाब की करके होनी चाहिए, है ना, डिपेंड करता है। तो अगर देश को चलाने की बात कर रहे हैं बेसिकली संविधान में, तो उसमें कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस होंगे ही होंगे, ऑब्वियस है ना। हर चीज को लेके संविधान में प्रोविजन नहीं है, बट कैसे ना कैसे करके मीनवाइल हर चीज आपके संविधान में मिलेगी ही मिलेगी, है ना। आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, दुख से जीने के लिए, हर प्रकार को जीवन यापन करने के लिए संविधान में आपके लिए कुछ ना कुछ है जरूर, ठीक है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात है वो कैसे रह जाएगा, ऑब्वियस है कि उसका जिक्र भी संविधान में होगा ही होगा, और हुआ भी, ठीक है। रट गया कि भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के उपबंध है, 239 से लेके 241 तक के अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है, सिंपल सी बात है। चलिए, अच्छा अगर मैं ये बात करूं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश वैसे सभी सामान्य होते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं, पर कुछ विशेषताएं अलग होती हैं, जैसे कि उनका जरूरी नहीं कि हर इनका प्रशासन एक जैसा ही चलेगा, एक समान तरीके से चलेगा ना। कुछ जैसे अब दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे आप बहुत ही विशेष मानते होंगे, दिल्ली इज राजधानी ऑल्सो, बट केंद्र शासित प्रदेश वैसे है ना। बट अगर बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए और दिल्ली की बात की जाएगी, तो आप लोगों को बहुत फील होगा, महसूस होगा कि कुछ ज्यादा विशेष है, ठीक है। राजधानी है, राजधानी होने की मैं वो अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, इट इज लाइक क्वीन ऑफ द हाउस, है ना, तो दिल्ली इज लाइक क्वीन ऑफ द हाउस ऑफ द इंडिया, है। तो इस हिसाब से बोल सकते, बट हाँ मेन मुद्दा ये है कि जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश ऑलमोस्ट एक तरह के होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ हर जगह का प्रशासन एक तरह का है, नहीं ऐसा नहीं है, प्रशासन अलग अलग। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, समझा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, मैं कुछ ज्यादा स्पीड में आके शायद, है ना, मुझे खुद रियलाइज हो कि मैंने काफी स्पीड में शो कर दी क्लास। एक्चुअली मैं घर के भी काम है, पढ़ाई भी करनी है, ऑफिस तो कुछ ना, तो थोड़ा सा टाइम, चलिए स्पीड कम करके देख लीजिए लोग, जनरली वीडियोस की स्पीड बढ़ा के देखते हैं, आप लोग कम करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या था कि केंद्र शासित प्रदेशों के हर जगह के प्रशासन तौर तरीके, काम करने के तौर तरीके अलग है, ठीक है। कैसे, देखिए आपने कहीं कहीं सुना होगा कि कहीं क्या होता है, विधानमंडल होती है, विधान परिषद होती है ना, हर कहीं नहीं होती है, कहीं कहीं पे आपके विधानमंडल और विधान परिषद भी मिलेगी, कहीं कहीं पे नहीं मिलेगा, है ना, कहीं कहीं मुख्यमंत्री मिलेगा, उपराज्यपाल, राज्यपाल, है ना। अब जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल उपराज्यपाल वाली सुविधाएं हैं, मंत्री जी है ना, पर विधानमंडल और विधान परिषद हर केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कुछ राज्य हैं जिनमें विधानमंडल और विधान परिषद दोनों ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ मतलब शासन के तरीके अलग हैं, हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन के जो तरीका है वो अलग है, दिखा देती हूँ। हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन का तरीका भिन्न हो सकता है और होता है ना, भिन्न हो सकता है और होता है, ठीक है। समझिए, जिसमें से जब बात करें तो दिल्ली विशेष बन जाती है। दिल्ली कैसे, जैसे दिल्ली कैसे विशेष है, देखिए ऑब्वियस है, मैंने आपको हाईकोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तभी पढ़ा दी होगी कि जनरली क्या है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, उन वैसे ये है कि एक जो राज्य कोई भी राज्य उसके लिए एक उच्च न्यायालय तो होगा ही होगा, बट ऐसा भी है कि एक जो उच्च न्यायालय है वो 2 या 2 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय बन सकता है, ठीक है। इसमें विशेषता की बात की जाती है, दिल्ली इज विशेष, हाउ दिल्ली इज विशेष कि इसके पास खुद का उच्च न्यायालय है, ठीक है। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा शहर केंद्र शासित प्रदेश है, इसको रेड से मार्क करते हैं जरा, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है,
जिसका अपना उच्च न्यायालय है। वरना जनरली क्या है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या है, जैसे कि सपोज दो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे या फिर एक राज्य हो जाए, दो केंद्र शासित, ऐसे करके वो बड़े, मानिए एक उच्च न्यायालय है, उसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं, एक राज्य हो सकता है ना, एक से अधिक राज्य हो सकते हैं, पर दिल्ली इज द सिंगल स्टेट है ना, केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली, जहाँ पे क्या है कि उसका एक अपना खुद का उच्च न्यायालय है। दिल्ली हाईकोर्ट आप सभी ने सुना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बटा हुआ है किसी और राज्य के लिए भी। दिल्ली इज पर्टिकुलर फॉर दिल्ली, ठीक, दिल्ली हाईकोर्ट इज पर्टिकुलरली फॉर दिल्ली ओनली, ठीक है, दैट इज केंद्र शासित प्रदेश। तो अच्छा, इसके बाद अगर जो विशेष प्रावधान मिला है दिल्ली को, मिला है जो ये विशेष प्रावधान, तो क्यों और कब और कैसे, है ना, ये भी हमें जानना जरूरी है। हम ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे ना कि भाई दिल्ली विशेष क्यों है, केवल राजधानी है इसलिए, ठीक है, जानते हैं। 1991 की बात है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है ना, मैंने हुई थी तो ऑब्वियसली कि आप लोगों को होनी चाहिए, है ना। 1991 में 69वां, है ना, 69वां संविधान संशोधन की बात है। संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ठीक है, ये याद रखना। दिल्ली से याद है आजकल केजरीवाल जी, है ना, लिकर वाले मामले में जेल वेल का सीन हो रहा है। चलिए, दिल्ली को विशेष प्रोविजंस हैं, दिल्ली इज अ विशेष राज्य। हाउ, क्यों? क्योंकि 1991 में जब आपका और मेरा किसी का भी बर्थ नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 69वां संविधान, 69वां मतलब 69, है ना, 69, 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको दिल्ली को विशेष राज्यों का दर्जा मिला है। चलिए, चैप्टर इज क्लोज। बट अच्छा, संघीय क्षेत्र, अगर देखिए कुछ संघीय क्षेत्र भी होते हैं, संघीय क्षेत्र के, अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, एक चीज रह गई, केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति ऑथोराइज होता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की शक्तियां एक तरह से चल रही होती है, राष्ट्रपति लेकिन एक प्रशासक नियुक्त करता है हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, अपने बिहार पे कोई प्रशासक नियुक्त करता है, जिसको किसी भी नाम से शक्तियां प्राप्त कर सकता है, तो मतलब कुछ भी अपने हिसाब से एज प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति। ये याद रखें, केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, ठीक है, लिख दो क्या? चलो नोट करो, थोड़ा जगह बना के फिर लिख दूंगा, ठीक है। लिख लिया आपको ना? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, ठीक है। मच्छर काटने लग गए, मच्छरों का सीजन आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? शुड आई चेक? ठीक है, चलिए, अच्छा, जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अब आते हैं संघीय क्षेत्र। जो संघीय क्षेत्र होते हैं, संघीय क्षेत्र के लिए 1961 के प्रोविजन से, है ना, 1961 के प्रावधान के अनुसार क्या होते हैं, सलाहकार एजेंसियां होंगी, सलाहकार एजेंसी। नोडल ऑफिसर सुने आपने, हमारे ऑफिसर इनकम टैक्स में भी है, नोडल, है ना, होते हैं, चाहे वो फिर वित्त से रिलेटेड हो, है ना। बहुत ज्यादा मच्छर हो गए यहाँ पे, फैन की भी सुविधा नहीं है अभी, तो फैन लगाने पड़ेंगे।
चाहे व्यक्ति से संबंधित बातें हो, है ना, या राज्यपाल उपराज्यपाल, तो इनके लिए क्या होता है, नोडल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, नोडल होते हैं, नोडल एजेंसीज होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो। चलिए ये आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है। अभी हमने इन चैप्टर्स में बेसिकली जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया, तो किन अनुच्छेदों के तहत क्या काम होते हैं, हमें अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। तो हम एक साइड में डालते हैं अनुच्छेद और उनसे जुड़े हुए कार्य, ठीक है, वो लिख लेते हैं और इतने ही पेज में लिखने की कोशिश करूंगी जितना कि यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। इधर लिखते हैं अनुच्छेद, इधर लिखते हैं संबंधित कार्य, है ना। ठीक है, तो 200 जैसे कि आपने पढ़ लिया, पहले ही बता दिया कि 239 से लेके 200 कितने तक अनुच्छेद होते हैं, यहाँ पे 241 तक के तो होते ही होते हैं अनुच्छेद, जो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे जिसमें किसके उपबंध दिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपबंध दिए गए, 239 से लेके 241 तक के, ठीक है। चलिए है, तो फर्स्ट अनुच्छेद लिखते हैं 239, 239, ठीक है। 230 इसमें क्या बताया गया है, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जितनी बातें होंगी, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के जो उपबंध होंगे, है ना, कि संघीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होना चाहिए, वहां की कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, किसके पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, किसके पास कितनी कार्य क्षमता होनी चाहिए, कौन किसके लिए उत्तरदायी है, कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, किसके क्या कार्य है, किसके क्या फर्ज है, किसके कर्तव्य, ये सारी चीजें संघ से जो रिलेटेड हैं वो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 239। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम लिखें अगला अनुच्छेद जिसे कहते हैं 239 ए, है 239 ए, तो ये किसके लिए, संघीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधायिका अथवा मंत्री परिषद। कई बार क्या हो जाता है कि जो संघीय क्षेत्र हैं या संघीय स्थान बोल सकते हो आप, है, तो इनके लिए क्या है, स्थानीय विधायिका होनी चाहिए या फिर इनके लिए मंत्री परिषद हो। कई ऐसे हालात हो जाते हैं जब इनकी जरूरतें पड़ती हैं, तो इन सब के विषय में बात कहाँ की गई है, आपके 239 ए में लिखी गई है, ठीक है। संघीय क्षेत्र के, अभी तक तो सर्दियां थी, यहाँ पे काम चल रहा था, अब नहीं चलेगा। संघीय क्षेत्र के लिए स्थानीय विधायिका, संघीय क्षेत्र के लिए स्थानीय विधायिका, पहला विधायिका तो मंत्री परिषद, ठीक है। अनुच्छेद रट लेना, मैं इसके लिए अभी फिलहाल कहानी को ये सुना के आपको ये अनुच्छेद याद नहीं करा पाऊंगी, कोई गाना बना के, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे, हो सकता है शायद मैं भी कोई अनुच्छेद को याद करने के लिए गाना बना दूं और आपको अनुच्छेद याद हो जाए, ठीक है। चलिए 239 ए, अगर हम बात करें 239 डबल ए, तो क्या है, नाम अच्छा सा लग रहा है ना बड़ा, दिल्ली से संबंधित विशेष जितने भी प्रावधानों की बात की गई है, आप जानते हैं ना कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है, दिल्ली इज वेरी स्पेशल, तो दिल्ली से संबंधित जो भी विशेष प्रावधान है वो किसमें आएंगे, 239 डबल ए, दिल्ली से संबंधित इज इट ओके, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किसमें आएगा, 239 डबल ए। अच्छा, अगर हम बात करें 239 ए बी, अगला जो अनुच्छेद है वो है 239 ए बी, ठीक है। ये किसी संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति इसमें संबंधित प्रावधान होंगे। मान लीजिए कभी ना कभी तो ऐसे हालात हो जाएंगे जहां संवैधानिक संविधान जो हमारा संवैधानिक तंत्र है उसमें थोड़ी विफलता नजर आएगी, थोड़ी कमजोर नजर आएगी, है ना, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चैलेंज करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है, बट कई बार ऐसे हालात होते हैं जब क्या होता है, संवैधानिक तंत्र में विफलता की स्थिति आ जाती है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें आएंगे, 239 ए बी, 239 ए बी, संवैधानिक विफलता की स्थिति से संबंधित विशेष
ठीक है, 239 AB, ठीक है। अब आ जाते हैं 240 है ना, 240 संघीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां, देखिए 240 हम लिखे संघीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है ना, आपको पता है राष्ट्रपति की शक्ति। जनरली आपको एक बात पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के जो प्रशासन संचालित करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। पर जो आपका एक प्रोविजन है 240 अनुच्छेद है वो क्या कह रहा है कि संघीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। अब अनुच्छेद 241 आता है, हम नंबर वाइज से अनुच्छेद को इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, अभी हमने बात करी दिल्ली राज्य विशेष है, दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है। एक दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हाई कोर्ट है उसका अपना। तो हाई कोर्ट के लिए भी जो बात की गई है उसके लिए भी कोई प्रोविजन, कोई अनुच्छेद होगा, सो दैट इज अनुच्छेद 241 जो क्या कह रहा है कि संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। संघीय क्षेत्रों के लिए संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, इज इट ओके? 241 हाँ, अभी क्या मैं क्या क्या होगा, ठीक है। अब आपका ये पढ़ लिए हमने अनुच्छेद, क्लियर हो गए। 239 से 241 के लिए आपके जितने भी प्रोविजंस में जितने उपबंध है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वो सारे 239 से लेके 241 तक में कवर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो भी निरस्त हो जाती हैं चीजें, कुर्ब हो जाती हैं, वो किस, उसके लिए भी तो कुछ ऑथराइज्ड होता होगा ना, ऐसा तो नहीं अपने आप में अलग से चीजें निरस्त कर दी जाती होंगी, है ना। तो अगर निरस्तता की बात करें, किसी चीज को निरस्त करना मतलब न्यूल एंड वॉइड कर देना है, खत्म कर देना, खारिज कर देना, उसकी बात करें तो उसके लिए एक प्रोविजन है, एक अनुच्छेद है, एक्चुअली में प्रोविजन तो नहीं, वो है 242 निरस्त, है ना। कुछ लोग इसे पूर्व भी बोलते हैं, है ना, ये ओ है, ठीक है। एक्चुअली मैं इसे ब्रैकेट में डालना चाह रही थी और ब्रैकेट सी जैसा बन गया, तो अब सी से काम चला लो, ठीक है। दैट इज कुर्ब, बात खत्म, ठीक है। तो अनुच्छेद 242 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो किस लिए है, जो है निरस्त करने के लिए है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा होगा, किसी तरह के दुख दर्द तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर ऐसा हो रहा है, किसी भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा का आपको आभास हो रहा है, तो कृपया करके मुझे शेयर करिए, हम कोशिश करेंगे इससे चीजों को ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन करिएगा, कमेंट करिएगा, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिवीजन वी नीड। और तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करिए, कोशिश करिए किसी भी इंसान जानवर को आप किसी भी तरह की तकलीफ ना दें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह का कोई कष्ट किसी को ना दें। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करिए। थैंक यू।